भयंकर दबाव में नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भयंकर दबाव में हैं। ममता लाल हो गई हैं गुस्से से। इंडिया आक्रामक है। नीति आयोग की बैठक से नीतीश कुमार गायब हैं और हमने इसमें कोमोडेट नहीं किया कि योगी आदित्यनाथ से कैसे निपटे नरेंद्र मोदी अमित शाह को समझ में नहीं आ रहा है। इन्हीं सब विषयों पर आज होगी बात। नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं देश की जानी मानी राजनीतिक विश्लेषक और सामाजिक कार्यकर्ता मीनू जी। मीनू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट सुरेंद्र दुबे सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम ये बात जो कह रहे हैं कि भयंकर दबाव में मोदी हैं, नरेंद्र मोदी भयंकर दबाव में हैं। नीति आयोग पर भी सवाल उठ खड़ा हुआ है। नीति आयोग आप जानते हैं, योजना आयोग के बाद उसको खत्म करके नीति आयोग अस्तित्व में आया। ये सभी राज्यों के साथ बैठकर भावी आर्थिक विषयों पर, भारत के भविष्य पर नीतियां तय करता है। और अभी 2047 में नीति आयोग भारत विकसित भारत बनेगा, यानी जो बात नरेंद्र मोदी कहते रहे हैं उसको नीति आयोग ने इंडोर्स किया है। यानी अब ये सरकारी नारा हो गया है कि विकसित भारत 2047 तक। तो लेकिन हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम चर्चा कर रहे हैं कि बोलने नहीं दिया तो बैठक से निकल गई ममता बनर्जी। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, ये नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में जाती हैं। नीति आयोग की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं और इस बैठक में आप ये समझिए कि सभी लोग बोलते हैं, 15 मिनट 20 मिनट बोलते हैं, लेकिन ममता बनर्जी जैसे ही 5 मिनट बोलती हैं उनके लिए हूटर बजने लगता है। उसके बाद वो अंत में उनका माइक बंद कर दिया जाता है। आप समझिए, संसद में माइक बंद करना, एक विपक्ष ने जब इसको आवाज उठाई तो लोगों को लगा कि विपक्ष की आवाज बंद की जा रही है। तो अब ये आम घटना में इसको परिणत कर दिया गया है कि माइक बंद होगा। अब मुख्यमंत्री का माइक बंद होगा, नीति आयोग की बैठक में बोलने नहीं दिया जाएगा। ये क्या बोल रही थी ममता बनर्जी? यही तो कह रही थी कि प्रधानमंत्री आवास योजना पश्चिम बंगाल में गरीबों को क्यों नहीं मिल रहा है, केंद्रीय योजनाएं बंगाल में क्यों रोक दी गई हैं। यही बात वो कह रही थी, उनको बोलने नहीं दिया गया। इसके अलावा नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में ये जो मुख्यमंत्री का माइक बंद हुआ, इस पर कड़ी प्रतिक्रिया इंडिया गठबंधन ने दी है। और ये ममता बनर्जी ने तो यहां तक कहा है कि ये बंगाल ही नहीं, क्षेत्रीयता का अपमान है। विपक्ष शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार किया। आप देखेंगे इसमें पंजाब के मुख्यमंत्री नहीं आए, इसमें झारखंड के मुख्यमंत्री नहीं आए, तेलंगाना और कर्नाटक के मुख्यमंत्री नहीं आए, और इसी तरीके से हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं आए। जो विपक्ष शासित 7 राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शरीक नहीं हुए। ममता बनर्जी इकलौती थी जो विपक्ष से इस बैठक में थी और उनको भी अपमानित होकर बैठक से बाहर जाना पड़ा। ममता बनर्जी ने इसे पूरी क्षेत्रीयता का अपमान बताया है। नीति आयोग की बैठक में एक और महत्वपूर्ण जो बात हुई वो ये कि नीतीश कुमार नहीं पहुंचे। ये नया सिरदर्द भारतीय जनता पार्टी के लिए कि नीतीश कुमार नीति आयोग की बैठक में नहीं पहुंचे। ऐसा पहले भी हुआ था जब नीतीश कुमार ने एनडीए गठबंधन छोड़ा था, उन्होंने नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार किया था, एस्केप किया था, वो नहीं गए थे। इस बार भी वही चीज दिख रहा है। तो नीतीश कुमार का नहीं पहुंचना एनडीए के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द है और ये नरेंद्र मोदी भयंकर दबाव में नजर आ रहे हैं। बीजेपी के भीतर भी लोकसभा चुनाव में हार को लेकर घमासान मचा हुआ है और इस घमासान को लेकर भी बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
दिल्ली में बैठक ले रहे हैं और उन सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक ले रहे हैं और जो नीति आयोग की बैठक में भी पहुंचे थे। और जाहिर बात है कि योगी आदित्यनाथ भी उसमें मौजूद है, लेकिन इससे पहले योगी आदित्यनाथ को लेकर के बैठक हुई थी। योगी आदित्यनाथ के साथ में और दो डिप्टी सीएम के साथ में बीजेपी के महामंत्री बीएल संतोष ने बैठक की थी। और एक तरह से ये बैठक देखिए, यूपी के दोनों डिप्टी सीएम और योगी आदित्यनाथ के साथ बीजेपी के महामंत्री बीएल संतोष ने की थी। और योगी आदित्यनाथ पर मुख्यमंत्री पद छोड़ने का दबाव डाला जा रहा है, लेकिन इस बारे में बाहर कुछ नहीं कहा जा रहा है, लेकिन अंदर खाने जबरदस्त दबाव है। केंद्रीय नेतृत्व की शाह पर सहयोगी दल और दोनों डिप्टी सीएम योगी आदित्यनाथ को सहयोग नहीं कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने जो भी मंडलवार बैठक की उसमें सहयोगी दल नहीं पहुंचे। ये चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, चाहे संजय निषाद हो, इसके अलावा दोनों डिप्टी सीएम भी मंडलवार बैठक में तब नहीं पहुंचे जब इलाहाबाद मंडल की बैठक हो रही थी, जब लखनऊ मंडल की बैठक हो रही थी, ये नहीं पहुंचे। तो ये भी एक बड़ा सिरदर्द, नरेंद्र मोदी पर भारी दबाव। और एक और नई बात हुई है कि गौरव गोगोई जो कांग्रेस संसदीय दल के उप नेता हैं, उन्होंने स्पीकर को चिट्ठी लिखी है और के विपक्ष के लिए निरंकुश असंसदीय टिप्पणियां जो लगातार की जा रही है उस पर कोई अंकुश नहीं है। इस पर आपत्ति जताते हुए गौरव गोगोई ने चिट्ठी लिखी है स्पीकर को कि संसदीय कार्य मंत्री क्या कर रहे हैं जब रवनीत बिट्टू सोनिया गांधी के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब और उन्होंने 2-3 घटनाओं का जिक्र किया है कि बीजेपी के नेता असंसदीय शब्द या गलत तरीके से बात कर रहे हैं, तो संसदीय कार्य मंत्री कहाँ सोए रहते हैं। ये सारी बातें हैं। मैं सबसे पहले मैं सुरेंद्र दुबे जी को ही मौका देता हूँ। सुरेंद्र दुबे सर, आप इन घटनाओं के बीच में नरेंद्र मोदी भारी दबाव में हैं, इस बात को कैसे महसूस कर पा रहे हैं? देखिए, मोदी जी दबाव में तो है, और दबाव में है इसलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव में उनको करारी हार मिली। वह उनकी पार्टी की हार नहीं मानते, क्योंकि पार्टी कहीं है ही नहीं, वो है उनकी सत्ता है, तो उनकी निजी हार है। अब दिक्कत क्या हो रही कि नरेंद्र मोदी जी अमित शाह के जरिए योगी को इस बात के लिए राजी करना चाहते हैं कि भाई वो कहें कि हमारी वजह से हार। अच्छा, योगी जी भी जिद्दी आदमी, वो क्यों कहेंगे? भाई टिकट आपने अपनी मर्जी से दिया, टिकट में उनकी एक सुनी नहीं गई, टिकट अमित शाह और आपने तय किए, और चुनाव होगा हार गए तो कल अब योगी जी मान लें। जितनी कमेटीज बनाई गई उनमें सब में इसलिए बनाएगी कि कोई कमेटी ये कहेगी कि भाई योगी जी हार के लिए जिम्मेदार है। ठीक है भाई, योगी जी भी एक सत्ता संभाल रहे हैं ना, और इस उत्तर प्रदेश के एक सबसे बड़े राज्य की सत्ता संभाल रहे हैं, तो आपको कहना चाहिए कि नेक्स्ट पीएम इस देश में वही है। अगर मोदी जी इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री, तो उत्तर प्रदेश 25 करोड़ का प्रदेश है, उसके मुख्यमंत्री, और एक गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर है जिनका पूरे देश में नाथ संप्रदाय के मानने वाले लोग हैं। आप उनको नाराज करेंगे तो इसके रिपरकशंस काफी खराब हो सकते हैं। देखिए, मोदी जी का तो एक स्टाइल है कि नहीं, जीतेंगे तो हम जीतेंगे और हारेंगे तो फिर मोदी जी। असली जड़ ये है। तो फिर क्या किया गया कि भाई कैसे योगी जी को तंग किया जाए। तो कहावत सोचे ना, खटखटा बांध देना, तो उन्होंने हाई कमाने खटखटा बांध दिया योगी जी के पीछे, केशव मौर्य। अब वो कभी मीटिंग में नहीं जा रहे हैं, मतलब चुनाव के बाद तो मेरे कहा 8-10 दिन दिल्ली में बने रहे।
हमने सुना था कि पुराने जमाने में जब रानियां रूठ जाती थी तो कोप भवन में चली जाती थी। आधुनिक जवान समय में जब नेता रूठ जाता तो दिल्ली चला जाता, जबकि कायदे से उसको अपने कॉन्स्टिट्यूंसी चले जाने चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूंसी इसलिए नहीं जाए कि वहां तो हार चुके हैं। तो एक ऐसा एक कमजोर और लिजा नेता खटखटा के रूप में उन्होंने लगा दिया। अब जब 10 दिन 15 दिन से वो उनकी नहीं सुन रहा है, जाहिर है कि सऊदी उमर अपने मन से तो नहीं कर रहे, मुख्यमंत्री को निकाल बाहर कर। भाई AK शर्मा को प्रधानमंत्री ने भेजा कि इनको मुख्यमंत्री बनाया जाना है। अपने योगी जी तैयार नहीं थे, 15 दिन तक मिलने का टाइम नहीं दिया। और ये मैं किसी कहे नहीं, मेरी खुद AK शर्मा से बात हुई और तब उन्होंने बात को स्वीकारा कि भाई आप कई दिन से कह रहे हैं, आप मिलने का टाइम नहीं। तो उन्होंने पहले उनको अवकाश दिखा दी AK शर्मा को कि ठीक है, तुम मोदी जी के चहेते अफसर हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारे सर पर बैठ जाओ। फिर उनकी कुछ नहीं सुनी गई, फिर उनको प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष बनाएगा, फिर किसी से मान मनोबल करते हुए तो बाद में मंत्री बनाया गया काफी समय बाद। और उनको जो 2 मंत्रालय दिए गए, दोनों की हालत बहुत खराब, क्योंकि अफसर होना, अफसर के हिसाब से बढ़िया फाइलें तैयार करना और नगर विकास और बिजली मंत्रालय ऐसा मंत्रालय संभालना, तो अलग अलग बड़े विचित्र कार्य। खैर, आई कम बैक टू माई पॉइंट। तो अब योगी जी तो सुनने तैयार नहीं। योगी को अगर ये हटाने की कोशिश करेंगे तो वो ठाकुर लॉबी अभी भी नाराज है भाजपा से। लोग कहते हैं ठाकुर है कितने परसेंट, इससे कहते ब्राह्मण कितने परसेंट। जिन लोगों के पास मैनिपुलेट करने की ताकत होती, उनकी संख्या मैटर नहीं करती। वे अकेले प्रधानमंत्री का एक ही पद तो है नरेंद्र मोदी का। वो बीजेपी को भी नचा रहे, RSS को भी नचा रहे, पूरे देश को भी नचा रहे। न बीजेपी सुनते हैं, न RSS के सुनते हैं, न देश को सुनते हैं। और अब 240 सीटों पर आ जाने के बावजूद भी अंदर अंदर वो उनकी ये इच्छा कुलबुलाती रहती है कि काश हमारा पुराना ऐसा जलवा होता तो हमें राहुल गांधी को बता देते कि हम क्या। सही बात है। अगर ये क्या कहते हैं, NDA की सरकार नहीं होती तो उन्हें मोदी दूसरे ढंग से व्यवहार कर रहे हैं। यही स्पीकर जो बदले झाड़ते हैं, सबको हो गया अब नेता के ऊपर। पुलिस तो हमारे पास है, मार्शल हमारे पास है, हम रोज आपको बाहर उठवाएंगे और कोर्ट भी इसमें इंटरफेयर नहीं करते, क्योंकि सरकार की कार्रवाई में कभी कोई कोर्ट इंटरफेयर नहीं। और ये हमने बिहार में देखा, अपने नीतीश कुमार ने ही लाठीचार्ज करा दिया था अपने विधानसभा में। हम उससे देख चुके कि मार लाठियों से विधायकों को पिटवा दिया, कहीं कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो उनके पास संख्या बल कम है और उनको ये भी मालूम कि इस 240 में कम से कम 60, 70, 80 तो बेईमानी की सीटें हैं, जो हारी सीटें हैं। उनको मालूम कि यार असली संख्या तो 140 है हमारी, या 200 होगी, मान लो बहुत हम लिबरल हो जाए तो मतलब 72 का आंकड़ा कम है। तो वो खटखटा बांधे। आज दिन भर से खबर चल रही है कि सूत्रों ने बताया कि योगी जी नहीं हटाए जाएंगे। मैं आपके चैनल पर भी और कई चैनल पर भी पिछले 15 दिन से कह रहा हूं कि वो योगी जी नहीं हटाए जाएंगे। योगी के ऊपर मानसिक दबाव बनाया जा रहा है। योगी जी से आज कहा गया कि साहब DL संतोष से बात कराई गई और योगी ने बात की, दोनों डिप्टी चीफ से। सरकार चल कैसे रही उत्तर प्रदेश? योगी जी सत्ता में बैठे कुछ चुनिंदा लोगों की, चाहे वो सरकार में है, सरकार से बाहर है, या RSS में है, या उसके प्रभाव में है,
उनके आदेशों का पालन करते। तमाम दागी कंपनियां जो पहले मतलब रिजेक्ट की जा चुकी, अब इनको ठेका नहीं दिया, उन लोगों के पास इनको ठेका मिलता है, वही सब इनको बचाते हैं। और आपको हमारी बात का इसलिए सत्य मानना चाहिए कि ऐसा होता है, क्योंकि आप जो अपने पुराने राज्यपाल थे, क्या नाम है, जम्मू कश्मीर में भी राज्यपाल थे, जिन्होंने कहा था कि उनके पास 2 फाइलें लाई गई थी, इसको क्लियर कर दीजिए, 150 करोड़ का ऑफर था। ये तो गवर्नर ने बताया ना, और हम लोग भी जानते हैं, आप भी इतने सीनियर जर्नलिस्ट नेता, आपको भी मालूम ये सब खेल कैसे चलता है। तो जहां वेस्टेड इंटरेस्ट, देखिए सरकार वेस्टेड इंटरेस्ट से चला रही, केंद्र सरकार भी अपने पूंजीपतियों को ओबलाइज कर रही, उत्तर प्रदेश सरकार भी अपने लोगों को ओबलाइज कर रही। तुम हम हमारी मदद करो, हम तुम्हारी मदद करो। हटाना इतना आसान भी नहीं था। अब ये खबर, क्योंकि वो गोदी मीडिया तो देखिए दोनों तरफ से उसके हाथ में लड्डू है, वो एक बार खबर चलाता है केंद्र सरकार के कहने पर, योगी बस अब जाने वाले हैं। दूसरी बार या दूसरे दिन खबर चलाता है योगी की तरफ से कहने पर कि नहीं नहीं योगी का कुछ नहीं होगा, वो योगी बहुत मजबूत है, और पार्टी ने कहा है कि योगी के बगैर हम चुनाव नहीं लड़ सकते। इस सब में नुकसान बाई इलेक्शन में आपको दिखाई पड़ेगा। और आज जो प्रधानमंत्री ने बैठक बुलाई है, अब मुझे आज जान के बड़ा ताज्जुब हुआ कि बीजेपी में कार्यालय में बैठक बुलाई गई, तो कायदे से उस बैठक की अध्यक्षता बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को करने चाहिए। कम से कम पार्टी कार्यालय में तो पार्टी अध्यक्ष की चले, तो वहां भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री अध्यक्षता कर रहे, तो फिर उनको बीजेपी मुख्यालय में बुलाने की क्या जरूरत? अपने क्या संसद में बुलाया, वैलिड है कि भाई हमने मुख्यमंत्री को बुलाया, फलाने नेता को बुलाया। ये दिखाता है कि अभी भी जो सत्ताधारी दल, उसका एटीट्यूड वही ऑटोक्रेटिक है जो था। अभी आपने नीति आयोग की बात की, मैं उससे बात करके बात अपनी समाप्त करूंगा। एक पहले योजना आयोग होता था, और जिसके आधार पर हम लोग कहते प्रथम पंचवर्षीय योजना में ये तय हुआ, दूसरी पंचवर्षीय योजना, एक कंटिन्यूटी बनी हुई थी, और वहां जो टारगेट पूरे होते थे उसके आधार पर चीजें भी होती थी और कही जाती थी। अब नीति आयोग क्या है? अब नीति आयोग का मतलब कि प्रधानमंत्री जो चाहते हैं, नीति आयोग उसको एग्जीक्यूट करने का ठेका ले लेता है कि नहीं नहीं सरकार आप चाहते हैं हम कर लेंगे। उनका अच्छा ममता बनर्जी नहीं बोलने देना, नहीं बोलने देंगे। भाई किसी मुख्यमंत्री को आप जब नहीं बोलने दे रहे हैं तो फिर काहे का नीति आयोग है? भाई वो आप होंगे नीति आयोग के अध्यक्ष या सदस्य, लेकिन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री 20 साल 25-30 साल का उनका कैरियर है, आप उनको बोलने दीजिए, उनकी मांग मानिए ना मानिए। ये तो मैं कहूंगा कि ये एक मिस्टेक बहुत बड़ी, वो अगर इनको बोल लेने देते तो मुद्दा नहीं बनता। अब साहब वो नीतीश कुमार भी नहीं गए, बाकी जो गए उसमें क्या हुआ ये तो कुछ अभी बाहर आया नहीं है, क्योंकि नीति आयोग की कोई सुनता नहीं है। नीति आयोग को पीएमओ से संदेश जाता कि भाई ये करना है, नीति आयोग कहता ओके सर। जी सुरेंद्र दुबे सर, एक विजुअल हम आपको दिखा रहे हैं। जब आप चर्चा कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जब बीजेपी के कार्यालय में पहुंचते हैं, जाते हैं तो बैठक लेते हैं, जबकि ये बैठक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को लेनी चाहिए। हालांकि बीजेपी के कार्यालय में बैठक हो रही है। ये जरूर है कि देश के सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री बैठ रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि ये बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी कार्यालय में बैठक हो रही है। तो हम ये अब मीनू जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, तो मैं दोनों से ही ये प्रश्न करूंगा। मैं एक विजुअल दिखाता हूं, उसके बाद ये प्रश्न बनता है। आप देखिए विजुअल, बीजेपी के कार्यालय में नरेंद्र मोदी।
बीजेपी कार्यालय का कैंपस है। नरेंद्र मोदी अंदर घुस चुके हैं और अब ये आगे की सीट पर जहां नरेंद्र मोदी बैठा करते थे अब उनका गार्ड है और नरेंद्र मोदी जी अब पीछे की सीट में नजर आ रहे हैं, साइड में बैठे हुए। और ये देखिए ये तब्दीली कब से हुई है, ये स्थिति कब बदली है। नरेंद्र मोदी तो सामने की सीट में बैठा करते थे, जब बनारस में चप्पल गिरे चले हैं उसके बाद से ये तरीका बदल गया है। लेकिन क्या बीजेपी के कैंपस के भीतर भी कोई चप्पल मार सकता है? ये डर यहाँ तो अपना ये डर नहीं दिखाते। मीनू जी पहले आप टिप्पणी कीजिए, सुरेंद्र दुबे सर से भी टिप्पणी लेंगे जी। जी जी, ये जो पीछे बैठना है जो आपने बताया, एक डर तो वही डर है और दूसरे शायद कुछ समझ में आने लगा हो कि नहीं अब वो पहले वाली बात नहीं है, क्योंकि पहले न केवल वो आगे की सीट दिखाई दे कि भाई आ रहे हैं कुछ गुरुजी, बिल्कुल उनका रथ की तरीके से चलता था और बिल्कुल आपको अगर अंधेरे में भी जा रहे हैं तो दूर से दिखाई दे जाते थे कि मोदी जी अब आ रहे हैं। आज वो बिल्कुल पीछे की सीट पे बैठे हुए हैं, तो ये एक सिंबॉलिक भी है कि भाई अब आप ड्राइवर की सीट पे नहीं है, अब आप पीछे की सीट पे, अब आपको कोई और ले जा रहा है, आपको उठा के आपके गंतव्य तक कोई और लोग पहुंचा रहे हैं, मतलब आपकी गद्दी तक किन्हीं और लोगों ने आपको पहुंचाया है। अब आप कमांडिंग पोजीशन में रह नहीं गए हैं। जो अगर ये चेंज इनके अंदर आया है तो बड़ी अच्छी बात है कि इनको समझ में आया, चाहे अभी टाइम लगा, लेकिन मोदी जी का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि वो प्रवृत्ति के साथ स्वभावतः बहुत ज्यादा अहंकारी स्वभाव के हैं और जो आत्ममुग्ध हैं, तो वो व्यक्ति इतनी जल्दी इस बात को समझ जाएगा कि भाई मुझे किस तरीके से विनम्रता का व्यवहार करना चाहिए या इस तरीके से लाइट वाइट लगा के, फोकस लाइट लगा के कार में नहीं बैठना चाहिए, तो वो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जो आज आए हैं, देखिए अभी चल के भी जो गए हैं तो उसमें चाल में वो जैसे चलते थे ना अकड़ के साथ, वो चाल नहीं है। आप हमेशा देख लीजिए यहाँ आते थे और गेट के ऊपर यहाँ अमित शाह जी भी खड़े होते थे, नड्डा जी भी खड़े होते थे, उस तरीके की भीड़ नहीं खड़ी हुई है। बात खाली ये आए, नड्डा जी फूल दिया एक उनको और मोदी चले गए। इसमें सबसे अच्छी बात ये, सबसे नई बात और भी है, हालांकि वो काफी दिन से नोटिस की जा रही है, जो भगवा हुआ करता था कपड़ों में कुछ ना कुछ, या तो कुर्ता भगवा या जैकेट भगवा या गले में भगवा पट्टा, अब वो सब चीजें सिरे से गायब है। और ये चीज पहले जो अधिवेशन, जो सबसे पहले जब लोकसभा का सत्र हुआ, जिस शुरुआत हुई इस नई लोकसभा की, ये तब से लगातार नजर आ रहा है। नड्डा जी भी अभी सोबर कपड़ों में आने लगे हैं। उन्होंने मतलब उनको ये समझ में आ गया है कि इतना ज्यादा जनता को भगवा रंग मत दिखाओ कि जनता कलर ब्लाइंड हो जाए आपको देख देख के। तो वो चीज इसमें दिखाई दे रही है। और जो बाकी का जो आज आपने बात की है, दबाव में है मोदी जी, तो आज दिन भर पूरे दबाव में रहे हैं। शुरुआत ममता से हुई। ममता बनर्जी और जो गैर भाजपा शासित राज्यों के कोई मुख्यमंत्री नहीं आए, लेकिन उनके बावजूद भी ममता बनर्जी गई वहां, और जो उनके साथ हुआ वो आप बता ही चुके हैं। उसके बाद जो नीतीश कुमार का बताया आपने, अच्छा नीतीश कुमार का जो मालूम पड़ा कि ऐसा नहीं था कि किन्हीं स्वास्थ्य कारणों से चलिए भाई तबीयत खराब है इसलिए नहीं आए, वो अपने जनता दल यूनाइटेड की मीटिंग ले रहे थे, तो उनको अब ये भी डर लग रहा है कि यार ये तो बड़ा बदमाश निकला कि ले भी लिए सबसे ज्यादा पैसे और अभी मेरे को धोखा देने की सोच रहा है पतली गली से निकल के, कहीं ये पीछे तो नहीं हट जाएगा अब। तो ये बस, और उधर से योगी जी का जो राज्य में यूपी में जो है वो बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। मतलब अंदर से भी घिरे हुए हैं, पार्टी के अंदर घिरे हुए हैं मोदी, और पार्टी से बाहर विपक्ष की तरफ से भी घिरे हुए हैं, लोकसभा में भी घिरे हुए हैं। एक के ऊपर एक वार हो रहे हैं। वहां जो वक्ता जो है विपक्षी दलों के, उन्होंने भी दबाव बनाया हुआ है। तो कई तरह के दबाव एक साथ हैं मोदी जी के ऊपर, जो उनकी जिंदगी में पहली बार आए हैं। उनको, मुझे लगता है उनको तो ये आर्ट भी नहीं आती होगी कि इस तरीके के जो दबाव आते हैं एक प्रधानमंत्री होने पे वो कैसे झेला जाए, क्योंकि मोदी जी के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी भी और प्रधानमंत्री की कुर्सी भी एक केक वॉक रहा, फूलों की सजी हुई सेज थी।
मतलब जिसमें कि कुछ कोई उनको ना तो मुख्यमंत्री के तौर पे किसी तरह का विरोध, किसी तरह का असहयोग, ना विपक्ष से ना पक्ष से, कहीं पे भी नहीं, निष्कंटक राज्य किया उन्होंने एक छत्र। और आज का दिन तो बहुत ही ज्यादा उनके लिए दबाव वाला है, जबरदस्त प्रेशर में है मोदी जी इस वक्त। तो वो उनकी चाल ढाल पे, उनके चेहरे पे, और जो पीछे बैठे हुए हैं मोदी जी कार की सीट पे, उसमें भी दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली दबाव में तो है मोदी जी। अब देखते हैं कि क्या दबाव का इसमें क्या झेल पाते हैं इसको, या नहीं झेल पाते, या कुछ गलत निर्णय लेते हैं इस दबाव की वजह से, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ये मीटिंग हो रही है, इसमें मणिपुर के मुख्यमंत्री भी होंगे जरूर। यहाँ मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है ना, सभी को, जो भाजपा शासित मुख्यमंत्री हैं। तो देखना होगा कि मोदी जी उनको कुछ कहते हैं, कोई निर्देश देते हैं, या उनसे कोई बातचीत होती है मणिपुर को लेके या नहीं, ये एक देखने वाली बात होगी। इसमें एक चीज और जो उत्तराखंड से मैं खबर दूं आपको, तो उत्तराखंड के मंत्री हैं एक धन सिंह रावत, उनको अचानक कल दिल्ली बुलाया गया, और वो एक मंत्री है महज, लेकिन उनकी प्रधानमंत्री से भी मुलाकात हुई है, फोटो बाकायदा आए हैं उसके उत्तराखंड में, और गृह मंत्री से भी मुलाकात हुई है। अब इसमें अफवाह तो ये है कि यहाँ भी मुख्यमंत्री शायद बदले जाना है, क्योंकि ये जो सोना चोरी वाली जो बात है केदारनाथ मंदिर की, वो क्योंकि शंकराचार्य के मुंह से भी आ गई है। अभी तक तो पॉलिटिशियंस ही बोल रहे थे कि भाई सोना चोरी हो गया है, लेकिन ये चीज अब लगता है कि उनके लिए संज्ञान लेने का टाइम आ गया है। तो ये इसमें अभी उत्तराखंड में आगे आगे कुछ और डेवलपमेंट होता है या नहीं, ये आने वाला अभी समय 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा। जी जी जी, निश्चित रूप से आप जो बात कह रही हैं वो सबको दिख रहा है, सबको समझ में आ रहा है। ये दबाव जो दिख रहा है, नरेंद्र मोदी जबरदस्त दबाव में है, और ये दबाव जिसकी चर्चा, देखिए दबाव एक दिन में तो है नहीं कि बना। दबाव एक दिन पहले जब राहुल गांधी पहुंचते हैं मोची के पास में, उनसे मुलाकात करते हैं, तब जो दबाव बनता है, पूरे देश में मैसेज जाता है, और अगले ही दिन उस मोची तेजराम के पास, मैं नाम हमेशा भूल जाता हूँ, तो उसके पास जूता सिलने वाली, जी फिर से बोलिए, चैतराम ना, रामचेत जी जी, रामचेत, राम से नाम याद रहेगा। तो रामचेत के पास में अगले दिन जूता सिलने वाली मशीन पहुंच जाती है और उसकी जिंदगी बदल जाती है। लेकिन ये एक व्यक्ति के जिंदगी बदलने की बात नहीं है, ये सम्मान देने की बात है कि चैतराम को उनका बेटा बोलता है कि मैं भी यही काम करता था, लेकिन सम्मान नहीं मिलता था, इसलिए हमने मजदूरी शुरू कर दी। राहुल गांधी ने उनके साथ बैठकर, चाय पीकर, पानी पीकर, बात कर, कुशल क्षेम पूछकर, और सहृदयता से जो सहयोग किया, मदद किया, भरोसा दिया, ये पूरे देश में ये इसकी आवश्यकता है, ये बात राहुल गांधी ने बतलाई है। इसका जो दबाव है, ये दबाव तो दिखाई ही नहीं पड़ता है। पूरे देश के मोची समाज में, जो कि चमड़े का काम करता है, पूरे समाज में ये मैसेज गया है कि हम चमड़े का काम करते हैं तो इसका मतलब सम्मान के लायक नहीं है क्या, हमें भी सम्मान मिलना चाहिए। तो ये दबाव भी नरेंद्र मोदी पर जबरदस्त तरीके से पड़ रहा है, जो सड़क से देश के प्रधानमंत्री पर दबाव डाल रहे हैं, सड़क पर चलते हुए। उनको सुल्तानपुर में केस में मौजूद होना चाहिए था, मौजूद हुए, लेकिन लखनऊ लौटते समय जब हड़बड़ी खत्म हो गई, आते समय तो हड़बड़ी थी, लौटते समय उन्होंने रामचेत के पास में वो रुके। सिर्फ रामचेत ही नहीं, छात्रों से भी बात की, नीट के परीक्षार्थियों से बात की, इसके अलावा दूसरे तबके के लोगों से भी बात की, और तब वो पहुंचे। ये जो चल रहा है, इसका दबाव एक अलग दबाव है। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के भीतर एक फैसला लिया गया कि हम
इस नीति आयोग की बैठक में नहीं आएंगे। ममता बनर्जी उस फैसले में शामिल नहीं हुई, वो गई, लेकिन ममता बनर्जी जिस तरीके से लाल पीले होते हुए बाहर निकली, उससे इंडिया गठबंधन का फैसला सही हुआ और ममता बनर्जी का फैसला गलत साबित हुआ। ममता बनर्जी ने अपने आप को गलत साबित कर दिखाया। उनको पता था जब 5 मिनट आपको बोलने ही नहीं दिया जाएगा तो गई क्यों, और उनको बोलने वाकई नहीं दिया गया, माइक बंद कर दिया गया, पूरी तरह से अपमानित किया गया। और उन्होंने सही कहा कि ये बंगाल का नहीं, पूरी क्षेत्रीयता का अपमान है। क्षेत्रीय दल, क्षेत्रीय हर क्षेत्रवार शासन, उसके शासक सबका, मतलब जो मुख्यमंत्री हैं उन सबका अपमान, ये ममता बनर्जी ने कहा। लेकिन सबक सीखने की जरूरत है ममता बनर्जी को। आप इंडिया गठबंधन को भी नहीं मानेंगे, किसी को नहीं मानेंगे, तो आप ही पूरे देश की प्रधानमंत्री थोड़े हैं। पूरे देश का, पूरे इंडिया के भी अगुआ आप ही हो जाइए, एनडीए की भी आप ही हो जाइए, सब लोग आपको ही मान ले, तब तो आप देश की प्रधानमंत्री हो चुकी होती। ये जो भारी कमी है ना ममता बनर्जी में, उनको भी अपने अंदर झांकना पड़ेगा कि इंडिया में है तो इंडिया के तौर तरीकों के हिसाब से चलिए, वरना आपकी पॉलिटिक्स को भी खत्म होते टाइम नहीं लगेगा। आपसे भी प्रदेश की जनता बहुत खुश नहीं है, आपके भी कुशासन से और तानाशाही से बंगाल की जनता परेशान है, तभी बीजेपी बढ़ रही है। बीजेपी को बढ़ाने वाली भी आप ही हैं, तो ये एक आलोचना का पहलू है। मगर नरेंद्र मोदी जी भयंकर दबाव में है, इसका सुरेंद्र दुबे सर ने भी उल्लेख किया कि कैसे योगी आदित्यनाथ को हटाने की कवायद चल रही है, हटा भी नहीं पा रहे हैं, न योगी आदित्यनाथ को संभाल पा रहे हैं, न तो उनके विरोधियों को रोक पा रहे हैं। क्या है ये एक बात है, उस पर कहा दुबे जी ने। लेकिन दुबे जी से उस टिप्पणी, हालांकि मैं थोड़ा एक बाइट और दिखाना चाहता हूं दुबे सर, ममता बनर्जी की उस बाइट को दिखाना चाहता हूं जो वो गुस्से में आकर के बाहर निकलकर बोल रही। पहले वो सुन लेते, नहीं तो मिस हो जाएगा। जी, কিন্তু আপনাদের পরিষ্কারভাবে বলছি, আপনারা বাজেটে আমাদের বঞ্চনা করেছেন, আপনারা বাংলার সমস্ত উন্নয়নের প্রজেক্ট বন্ধ করে দিয়েছেন, আপনারা বিরোধী দলের কোনো রাজ্যকে কোনো সুযোগ দেন না, এবং আপনারা আমাদের 3 বছর ধরে 100 দিনের কাজ বন্ধ, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা বন্ধ, রুরাল রোড যোজনা বন্ধ, সমস্ত কিছু বন্ধ করে রেখেছেন। এমনকি ফুড সাবসিডি পর্যন্ত দেননি। আমরা 1,71,000 কোটি টাকা পাই লাস্ট ইয়ার পর্যন্ত, এই বাজেটেও কিছু নেই, শুধু জিরো। এইটুকু বলার সাথে সাথে আমার মাইকটা স্টপ করে দিয়েছে। আমি বললাম, why you discriminate, why you stop me? I am only attending. You should be happy for that. Instead of that, you are giving more scope to your party, your government, and you only me on behalf of opposition, only I am there, and you stop my mic. আপনি আমার মাইক বন্ধ করে দিচ্ছেন। আপনাদের এই বঞ্চনা আমি মানি না, তাই মনে রাখবেন আমি চললাম। दीदी ये बंगाल का दीदी इंसल्ट है, ये आपका इंसल्ट, बंगाल का नहीं, सब रीजनल पार्टी का इंसल्ट है। बांग्ला में भी बोल रही थी, अंग्रेजी में भी बोल रही थी। ममता बनर्जी साफ तौर पर बोल रही थी कि हम नीति आयोग की बैठक में आए तो आपको खुश होना चाहिए। हालांकि इस लाइन से मैं सहमत नहीं हूँ। नीति आयोग की बैठक में आप मोदी जी को खुश करने के लिए नहीं आए थे, आप नीति आयोग की बैठक में अपने राज्य के प्रति उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए आए थे, और इस निर्वहन में बाधा होगी ये पता था, इसलिए इंडिया गठबंधन के साथ आपको बायकॉट भी करना चाहिए था। लेकिन आप खुश करने के लिए आए थे, बोल रही हैं आप साफ साफ, तो वो खुश नहीं हुई, उनको 5 मिनट में ही बोलने से रोक दिया गया। उसके बाद का जो उनका एक्सप्लेनेशन है वो सही है। वो उठा रही थी मुद्दा कि बंगाल में केंद्रीय योजनाओं का पैसा नहीं मिल रहा है और बहुत सारी योजनाएं बंद हैं, केंद्र की योजनाएं। तो इस पर बोलते हुए ये बात अच्छी नहीं लगी, नागवार गुजरी, उनको रोक दिया गया, उनकी आवाज बंद कर दी गई। इस पर उनकी प्रतिक्रिया थी कि ये बंगाल का नहीं, पूरे देश का अपमान है, सभी राज्यों का अपमान है। इसमें से थोड़ी मिलती जुलती प्रतिक्रिया मैं लेना चाहता हूं। देखिए, सुमित कुमार जी लिख रहे हैं, ममता जी को अपना ओवर कॉन्फिडेंस का शॉल इस राजनीतिक गर्मी में उतार देना चाहिए। बहुत शानदार प्रतिक्रिया है।
और लक्ष्मी नारायण जी लिख रहे हैं, द मोस्ट काइंड ह्यूमैनिटेरियन सिनेरियो नॉट सीन थ्रू ए लीडर और पॉलिटिशियन इन द लास्ट 2 decades और मोर। ये कह रहे 2 दशक या उससे भी ज्यादा समय से देख रहे हैं कि एक नेता में जो मानवता होनी चाहिए, जो गुण होना चाहिए, जो सबसे जरूरी वाला गुण है, जो वो राहुल गांधी की तरफ इशारा है इसमें, वो गुण किसी और नेता में दिखा नहीं। निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं। थोड़ी देर पहले जब हम राहुल गांधी की चर्चा कर रहे थे तो लक्ष्मी नारायण जी की यह टिप्पणी आई। अरविंद त्यागी जी लिख रहे हैं कि प्रेम सर, आगे भी बहुत मौके आएंगे जब ममता अपने आप को इंडिया से अलग दिखाएंगी। हाँ, तो ये आगाह होने का भी वक्त है, आगाह करने का भी वक्त है। अरविंद त्यागी जी लिख रहे हैं, यह पहला और अंतिम मौका नहीं है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। गुमान सिंह राजपूत जी कह रहे हैं, जिस मोची के पास राहुल गांधी रुके थे वहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज चप्पल खरीदने के लिए लाइन लगा दी थी। ये भी एक रिएक्शन है। तो उनकी जिंदगी तो बदलेगी ही निश्चित रूप से। लक्ष्मी नारायण जी लिख रहे हैं, ममता दीदी शुड हर सेल्फ मेक हर स्टैंड विद इंडिया अलायंस। ममता दीदी को अपना रुख इंडिया अलायंस के साथ तय करना चाहिए। ये सारी चीजें आ रही हैं, भूल सुधार हो सकता है। विधि जी लिख रहे हैं, क्या इस दबाव के परिणाम में पीएम झूठ बोलना बंद कर सकते हैं? क्या पीएम कांग्रेस की आलोचना बंद कर सकते हैं? क्या पीएम बदला जा सकता है? क्या सरकार जनता के प्रति जवाबदेह हो सकती है? ये सारे सवाल दुबे सर के लिए हैं। ये सारे सवाल दुबे सर आंसर करेंगे। सुदामा से ज्यादा इसकी शक्ल देखकर गुस्सा आता है। अब देखिए, अरविंद जी को गुस्सा आता है, क्या किया जाए, शक्ल देखकर गुस्सा आता है। थोड़ा सा पानी पी लिया कीजिए, एक तरीका अडॉप्ट कीजिए। अरविंद त्यागी जी, इस साड़ी का सबसे बड़ा, इस सदी का सबसे बड़ा जोक। अच्छा, तो सुरेंद्र दुबे सर, अब आपको और इंतजार नहीं कराते हैं, आप रिस्पॉन्ड कीजिए, आपके पास बहुत प्रश्न है। जी, हमारी हालत उस बैट्समैन की हो गई है जिसके पास एक साथ कई गेंद फेंकी जा रही है और उसको हर गेंद को मारना भी है और ये भी देखना कि कोई गेंद उसको एलबीडब्ल्यू ना कर दे। तो मैं फिर बड़ी उसी सावधानी से मैं शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले वो आगे और पीछे बैठने वाली बात है। एक बार सतीश शर्मा समय पेट्रोलियम मिनिस्टर थे शायद केंद्र में, मैं उन दिनों दिल्ली में था, तो मैं कहीं मुझे कुछ बात करनी थी तो उनका यार रास्ते में बैठ के बात करने, तो आगे बैठ गया पीछे। तो अब आगे पीछे बात करने में असुविधा हो रही थी। अच्छा, जो प्रारंभिक तरीका है कि जो मालिक है गाड़ी का या वीआईपी पीछे ही बैठता था पहले, तो हमने मजाक में कहा, हमने कहा डर की वजह से क्या आगे बैठने लग गए? तो कहा डर, हमने कहा आगे उस जमाने में वो सिर्फ आगे की सीट पर जो अच्छी गाड़ियां थी उनमें वो छतरी होती, क्या बोलते हैं उसको, एयरबैग पीछे नहीं होता था। तो वहां से परंपरा शुरू हुई कि वीआईपी ने आगे बैठना शुरू किया, वरना वीआईपी हमेशा पीछे बैठना पसंद करते। अब तो खैर सब जगह होती। ये आज भी माना जाता कि अगर आगे से इम्पैक्ट लगेगा तो आगे की जो एयरबैग को खुलना ज्यादा श्योर है पीछे की तुलना में, उसमें उतना अंतर हो जाएगा। ये बात मुझे एक बार सिक्योरिटी से लगे एक सज्जन ने बताई जो उसमें अच्छी पोजीशन में थे। अब अगर उनकी बात सही है तो मैं दोहरा सकता हूँ और मुझे इसका कोई बाकी इल्म नहीं है। मैं जो बात है, प्रधानमंत्री को जरूर लगा होगा कि यार जब आगे चप्पल आ सकती है तो गोली क्यों नहीं आ सकती? बस इसीलिए आगे आदमी नहीं बैठता था ना किसी गाड़ी में। कभी किसी राष्ट्रपति को आपने देखा तो आगे बैठता है। एक नियम है कि जो भी वीआईपी पीछे बैठेगा बाएं बैठेगा, ये भी है। और हम खुद आज भी अगर मजबूरी ना हो तो पसंद करते हैं कि बैक में बैठे और लेफ्ट बैठे। एक
आदत बन जाती लोग, तो वो जो लेफ्ट राइट है उसका कोई बहुत महत्व नहीं है। जो महत्व की बात है जिस पर आपने हेडिंग लगाई, मोदी भयंकर दबाव में है। मोदी के सामने समस्या है कि अब हम इन राहुल से कैसे निपटे जो मोची के पास बैठकर चप्पल सिल रहे हैं। ये समस्या है। ये कल्ट बिल्डिंग होती है, वो उनके आड़े आए कि भाई हम कैसे करें, वो तो 4 बार कपड़ा बदलते हैं। वो कहते हैं कि हमने भीख मांग के खाना खाया, कितने 35-40 साल। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उन्होंने खुद कहा, वो इंटरव्यू है उनको। वो कहते हैं कि हम चाय बेचते हैं। लेकिन मुझे एक सीन आज का आप दिखा दीजिए जिसमें यहाँ के 10 साल और जितने समय वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुए, जब कभी किसी चाय के ढाबे पर रुक के उन्होंने चाय पी हो। वो उस ढंग के गरीब हैं जो अमीरों के साथ बैठ करके अपनी गरीबी गरीब न होने का सुख लूटना चाहिए। नहीं, उनकी जगह अगर राहुल गांधी होते और ये चाय बेचने वाले होते तो राहुल गांधी 10 बार उस कुम्हार के चाक के पास बैठ कर सीख रहे होते कि बताओ कुल्हड़ कैसे बनता है, और आते जाते चाय पी रहे होते कुल्हड़। क्योंकि जिस जमाने में मोदी जी चाय बेचते थे, अगर सही है तो उस जमाने में कुल्हड़ ही होता था, कांच का गिलास और कागज के गिलास नहीं होता। लेकिन उन्होंने कभी कुल्हड़ से चाय नहीं दी। अगर वो गरीबों का मसीहा बनना चाहते तो गरीब दिखना चाहिए, दिखना रईस चाहते। अब यहाँ ये लग रहा कि आज जो आदमी चांदी के चम्मच लेके पैदा हुआ, वो कभी खेत में पहुंच जाता है कि हमको खेती करना सीखना है, कभी टेम्पो बैठ जाता है, कभी मतलब कुली बन जाता है, कभी लोको पायलट के पास चला जाता है। और चला ही नहीं जाता, उसका फॉलो भी करती पार्टी कि क्या हुआ। ये कल जब वो लोको पायलट के से मिले तो उनसे पूछा कि क्या इससे प्रगति, और कल जब वो बैठ गए वहां, चप्पल सिली, आवाज चप्पल वालों की लाइन लगा, ये देखिए एक मैसेज देने की बात। राहुल गांधी सत्ता में तो है नहीं, लेकिन मैंने देखा कि जब भी उन्होंने किसी को ये कहा कि हम मदद करेंगे आपके, तो उसका कोई ना कोई तरीका उन्होंने ढूंढा। एक परिवार गया था दिल्ली में मिलने, जो बहुत एक वो महिला थी, बहुत रो रही थी, कहीं का था कि भाई 4-4 बच्चे का। मुझे ध्यान और वीडियो में दिख रहा था कि किसी कार्यकर्ता से, कोई बड़ा कार्यकर्ता होगा, पैसे वाला होगा, उससे कहा भाई देखो इनकी मदद करनी है। तो नेचुरल अब राहुल गांधी किसी कांग्रेसी कह देंगे मदद करो, तो फिर तो 10-20-50 हजार रुपये मदद कर ही दे। और यही एक तरीका कि अगर हमसे कोई कहे कि हम बहुत दुख में थे तो हम करें। सुरेंद्र दुबे सर जी, ये ब्रीफिंग तो आपने बढ़िया से कर दी, इस लोगों को समझा दिया राहुल गांधी के काम का इम्पोर्टेंस। लेकिन विधि जी का जो सवाल है ना, वो पूरे हमारे डिबेट का सवाल है कि क्या जिस दबाव की हम चर्चा कर रहे हैं कि भयंकर दबाव में मोदी, क्या इस दबाव के परिणाम में पीएम झूठ बोलना बंद कर देंगे? क्या ऐसा दबाव है कि झूठ बोलना बंद कर देंगे? क्या कांग्रेस की आलोचना बंद कर देंगे? क्या पीएम बदल जा सकता है? क्या ये जनता के प्रति जवाबदेह हो सकती है सरकार? ये सारी बातें, ये दबाव का फायदा क्या है? ये जो दबाव बन रहा है, ये पूछना चाह रहे हैं, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए। मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। देखिए, कुछ बातें आदमी की चरित्रगत होती है, तो झूठ बोलना वो छोड़ देंगे ऐसा मैं नहीं मानता। कम कर सकते हैं, क्योंकि उतना झूठ बोलने का अवसर नहीं मिलेगा, उतना तालियां बजाकर झूठ लोग सुनेंगे नहीं। अब लोग ये नहीं सुनेंगे ना कि नाले में पाइप लगा के एक सज्जन थे चाय बना रहे थे। तो अब अगर ऐसा कहेंगे तो लोग उसी से लू लू कर देंगे, क्या तो हमको बेवकूफ समझते हो क्या यार? नहीं कहेंगे। वो तो आदमी जब उसकी कह रहे खूंटी बोल रही होती है,
जब उसको मालूम होता कि मेरा हर झूठ भी सच की तरह सुना जाएगा, तो अरे मैं दूसरों क्या कहूँ। जब वो बात उन्होंने कही, एक सज्जन थे वो पता, तो मैं खुद झटके में आ गया कि यार ये कौन सा, अबे नाले में गैस तो होती, गैस तो सब जगह होती। तो हमने कहा ये कौन सा आदमी जो नाले की गैस से चाय बना। बाद में समझ में आया, कह रहे नहीं यार ये तो बेवकूफ बना है। तो ऐसा नहीं, बहुत लोग समझ जाते हैं। तो ये बात है कि दबाव में है, झूठ बोलना नहीं छोड़ेंगे, कम हो जाएगा। अब आप कह रहे हैं कि क्या जनता के प्रति जवाबदेह हो जाएंगे? नहीं, इस प्रतिक्रिया को भी ध्यान में रख लेंगे। मोदी की झूठी राजनीति को बदल रहे हैं राहुल गांधी, यह भी तो दबाव है। ये वो झूठी राजनीति को बदल रहे हैं, इसका मतलब राहुल गांधी बता रहे हैं कि राजनीति अब झूठ के सहारे नहीं चलेगी। इसका मतलब वो नहीं कि मोदी जी बदल जाएंगे, दोनों चीजों में अंतर। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए हर आदमी का एक चरित्र है, और उनको ये अजब सा विश्वास है, यार यही उनकी चिंता भी। दुखी इसलिए नहीं है कि वो कोई कुछ कर रहे हैं, वो दुखी इसलिए कि यार इस देश के लोगों को मैं 10 साल से बेवकूफ बना रहा हूं। कभी मंदिर में फंसा देता हूं, कभी हिंदू मुस्लिम में फंसा देता हूं, कभी विदेश में डंका बजा, यही तो फंसा के तो चल रहा। ये 11वें साल ये इतने इंटेलिजेंट कैसे हो गए कि अब हम इनको झूठ बोल कर नहीं फंसा पा रहे। वो ये सोच रहे हैं कि और कौन सा नया, वरना देखिए बहुत आसान था। आज मैं आपको बताऊं, अगर मोदी जी पलटी मारने के तैयार हो जाए और ये गलती मान ले कि नहीं, झूठ बोलने से काम नहीं चले, और अभी वो कुछ काम गंभीरता से एम्प्लॉयमेंट के बारे में सबको मालूम है कि आर्थिक स्थिति इस देश की तब तक नहीं संभलेगी जब तक हमारे आपके पॉकेट में पैसे नहीं, क्योंकि जब पैसे होंगे तब हम खर्च करेंगे। जब खर्च करें तो जाहिर है किसी उत्पाद पर खर्च करेंगे, तो जाहिर है उत्पाद बनेगा, वो एक सर्कुलेशन में मनी आती है। आज मनी और पहले से ज्यादा कैश मनी मार्केट में है, देखो सर्कुलेशन मनी चंद हाथों में, या लोगों ने बचा के रखा है इस डर से कि पता नहीं सरकार क्या कर दे, इसलिए हमारे पास इतने पैसे तो रहने नहीं चाहिए। ये जो अगर इसी में अभी बदलने को कोशिश करे, और ये खाली देश से अगर ये कह दे कि नहीं, मुझे लग रहा है, हमें पार्टी के लोगों ने बताया है कि हमारी नीतियों से लोग खुश नहीं है, तो कोई बात नहीं है, हम नए सिरे से प्रयास करके आपको बताते। अरे वो खाली यही कह दें कि 20 लाख नौकरियां जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में बाकी है, इस साल भर में मैं भरूंगा। आप देखिए भरभरा के, देखिए जनता कुछ नहीं है, जनता ये देखती कि कहाँ लड्डू मिल रहा है। तो एक जगह लड्डू बंटने की उम्मीद है इंडिया गठबंधन में, जो उनके कांग्रेस शासित राज्य प्रूव भी कर रहे हैं। और एक जगह एक लड्डू बात कहते हैं तो वो कहते हैं लड्डू गोपाल बात कर लेते हैं। आप लड्डू बात करते हैं तो गोबर और मूत्र की बात शुरू कर देते हैं। तो बहुत निराशा के बाद इस देश की जनता गठबंधन के लड्डू की ओर दौड़ी। वो कोई उसको बहुत कोई पॉजिटिव साइन नहीं माना। मैं मानता कि इनके निकम्मेपन से जो ऊब गई और जनता को लगा कि यार हम हिंदूवाद के नाम पर चाहे जितना इनका साथ दे दे, लेकिन हमको भूखा जरूर रखा। सत्ता पक्ष का सोचता है कि यार अगर हमने इनको भूखा नहीं रखा, ये ताकतवर हो गए, तब तो इनमें बोलने की ताकत आ जाएगी। यहां पर आता। अब आप आइए नीति आयोग की बात पर। यह अच्छा हुआ कि ममता बनर्जी को उनकी हैसियत पता चल गई। अब वो कह रहे हैं ये सब राज्य क्षेत्रीय दलों का अपमान है, और तब उनको अपमान नहीं लग रहा था कि जब इंडिया गठबंधन ने तय किया कि हमारे राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं जाए, तब तो चली गई। अच्छा, ममता बनर्जी चली गई
और वो बेचारा एक जो क्षेत्रीय दल नीतीश कुमार वो नहीं गया, मतलब गठबंधन का असर वहां हो गया बिहार में, और जहां होना चाहिए नहीं तो अच्छा हुआ नहीं बोलने दिया। हालांकि मैं इसको बीजेपी शासक दल की एक टेक्निकल मिस्टेक मानता हूँ। उनको ममता बनर्जी को हाथों हाथ लेना चाहिए था और वो एक गठबंधन में एक दरार लाने के लिए एक दिशा में आगे बढ़ सकते। ममता बनर्जी कभी भी इधर से उधर जा सकते। कुछ नेता ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने तक ही सोचते हैं, तो उनको लगता हम हमारा मन मोर बाप जम्मन, बाकी कोई लेना देना नहीं। तो वो नहीं गई और गई तो उनका जो हाथ हुआ, अब वो चिल्ला रहे हैं कि साहब हमको पार्टियों क्यों बोल, उनको मालूम था कि आप गठबंधन की मर्जी के अगेंस्ट आए, चलिए गठबंधन के पास में चला गया। जी सर, आपने पूरा जवाब दिया, हालांकि जवाब तो और भी है, लेकिन वक्त की भी हमारे पास में ये होता है। आप टेस्ट मैच खेल रहे हैं और पूरा शॉट खेलते खेलते पूरा समय पार कर दीजिए तो मैच अनिर्णित हो जाता है। तो ये भी होता है, बहुत सवाल अधूरे रह जाते हैं, उसके उत्तर नहीं आ पाते हैं। तो अब तो T20 टाइप से फटाफट खेलने का समय आया कि थोड़ी सी गति जो है हम लोगों को बढ़ानी होती है। अब मीनू जी के पास हम आएंगे, चूंकि हमारे पास समय बहुत कम बचा है। देखिए मीनू जी, आपके पास आने से पहले मेरे पास एक वीडियो है, वो हम दिखाना चाहते हैं, और वो वीडियो दिखाना बहुत ज़रूरी है। मैं कमेंट फिर से दिखलाऊंगा, पहले एक वीडियो दिखला दूं कि ये जो वो वीडियो मैंने उठाया भी है कि नहीं। देखिए, जस्ट मैंने वो वीडियो को उठाया नहीं, एक्चुअली मैं तुरंत अभी उस वीडियो को सामने ला रहा हूँ। चलिए थोड़ी देर में लाता हूँ। तो मीनू जी, ये जो बात हो रही ना कि दबाव में है, भयंकर दबाव में, विधि जी ने सवाल उठाया, हमारे प्रोग्राम का भी है कि भयंकर दबाव में नरेंद्र मोदी तो क्या होगा। तो भयंकर दबाव में नरेंद्र मोदी, तो ये जो घटनाएं घट रही उसके कारण दबाव में, अपनी पार्टी के भीतर भी दबाव में है, पार्टी के बाहर भी दबाव में है, इंडिया गठबंधन का दबाव है, नीतीश कुमार का दबाव है, आपको राहुल गांधी की राजनीति का दबाव है, उधर शरद पवार सीधे कह रहे हैं अमित शाह को कि ये तड़ी पार है। और जब बीजेपी के नेताओं ने कहा था कि शरद पवार भ्रष्ट हैं, तो सुप्रिया सुले ने जवाब दिया था कि अगर वो भ्रष्ट हैं तो ये सम्मान देने की क्या आवश्यकता थी, पद्म भूषण सम्मान भी दे रहे हो, भ्रष्ट भी कह रहे हो। तो अब शरद पवार ने पलटकर जवाब दिया है कि ये तड़ी पार है, तड़ी पार जाके गृह मंत्रालय संभाल रहे हैं। तो ये डरो मत जो है सही मायने में खुल करके सामने आ रहा है कि अब शरद पवार इतने दिनों से जो ना बोले थे वो अब बोलते हुए दिख रहे हैं। तो ये इस दबाव से क्या नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी? निश्चित रूप से ये सरकार कमजोर हो रही है। जितनी सारी ये बातें सामने आ रही हैं, उथल पुथल हो रही हैं, जनता को लग रहा है कि ये नरेंद्र मोदी गलत तरीके से सरकार चला रहे हैं, तानाशाही दिखा रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था को खराब कर दिया, सामाजिक ताने बाने को खराब कर दिया, लोकतंत्र की परंपरा को खराब कर दिया, लोकतंत्र को आहत किया, संसदीय परंपरा को खराब किया, आचार व्यवहार शिष्टाचार सब कुछ नष्ट विनष्ट किया, पड़ोसी देशों से संबंध खराब किए, कूटनीति में हमें पीछे छोड़ दिया, और ये बोलते बोलते कि भारत महान है, भारत को ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया कि दुनिया के हर देश भारत को डिविजिव पॉलिटिक्स का सेंटर बता रहे हैं। मंदिर से सोना चोरी हो रहा है, मंदिर करते हुए मंदिर का सोना चोरी कर लिया गया, राम करते हुए राम मंदिर में भ्रष्टाचार कर दिया, छत सिलने लगी, वहां से पानी टपकने लगा, जमीन में भ्रष्टाचार हुआ, अब राम का नाम तक नहीं लेती। ये सारी चीजें तो दबाव को ही परिलक्षित कर रही हैं। जी मीनू जी। देखिए, दबाव तो आपने बहुत सारे लगभग सारा ही आपने समेट दिया कि कितने सारे दबाव इनके ऊपर हैं मोदी जी के। लेकिन एक बात जो मैं कहूंगी कि अभी भी दबाव वहां जो ये अडानी अंबानी का जो दबाव है
उसको वो अभी भी उसी तरीके से उनके पक्ष में खड़े हुए हैं। अभी आज ओलंपिक का उद्घाटन हुआ, ओलंपिक खेलों का, दूरदर्शन पे दिखाया जाना चाहिए कि नहीं ओलंपिक खेल? भाई राष्ट्रीय चैनल है, आप दूरदर्शन पे चैनल पे आपको राष्ट्रीय खेल ये ओलंपिक खेलों का प्रसारण नहीं दिखाई देगा। उसके लिए आपको जियो जो अंबानी का टीवी है उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तब जाके आप उसके चैनल पे उसको तब आप जाके ओलंपिक्स देख सकते हैं। देखिए ओलंपिक में इंडिया के खिलाड़ी भी गए हैं और इनफैक्ट तो पुराने टाइम में तो हमने तो यहाँ तक देखा कि 24 घंटे टेलीकास्ट चलता था ओलंपिक्स का, उसमें कि किसकी टैली कितनी हो गई है, कौन अपने यहाँ कोई आया है क्या स्वर्ण पदक रजत। और उस जमाने में तो अपने खिलाड़ी कोई ज्यादा परफॉर्मेंस होती भी नहीं थी, लेकिन और अब तो काफी प्रॉमिसिंग खिलाड़ी गए हुए हैं। तो वहां पे अभी अंबानी अडानी का तो वहां उनका दबाव नहीं है, वहां वो दबाव में नहीं है, वहां उनका दिमाग बिल्कुल सही काम कर रहा है। लेकिन ये जो इतने सारे जो इनके ऊपर दबाव आए हैं, जिसमें बार बार कह रही हूँ कि एक ही ये जैसे इसी दबाव में बंगाल के विभाजन की बात करवा दी इन्होंने, अब कि भाई बंगाल का विभाजन कर दीजिए, वो उनके सुकांत मजूमदार बोलते। तो ये एक अननेसेसरी, जिसको कहते हैं कि फालतू में आ बैल मुझे मार, आप ऑलरेडी इतने दबाव में और आपने एक और नया शगुफा छड़वा दिया उनसे। अब पता नहीं ममता बनर्जी ने उस चीज को कैसे लिया, उन्होंने उस दबाव को बुरा माना या नहीं माना इस बात को कि आप मेरे प्रदेश के विभाजन की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है नहीं माना होगा, तभी तो यहाँ आई है वो इस नीति आयोग की मीटिंग में। तो जो मोदी जी हैं, देखिए जैसा कि अभी दुबे जी ने कहा कि झूठ बोलना तो नहीं छोड़ेगी, वो तो उनके व्यक्तित्व का एक जो अंदरूनी एक दुर्गुण होता है या गुण कहिए होता है व्यक्ति का, तो उस चीज को छोड़ नहीं सकता। और इस उम्र में आके तो क्या छोड़ेंगे, कोई यंग एज में बालपने में हो तो सुधार भी दिया जाए किसी भी तरीके से, यहाँ तो वो नहीं छोड़ेंगे। और उनका जो, अगर उनको लगेगा कि मेरी सरकार में स्थिरता आ गई है, कि नीतीश भी निकाल देते हैं टाइम और नायडू भी निकाल देते हैं, तो वो बिल्कुल वापस उसी तरह के अहंकार में वापस आ जाएंगे। और उन्होंने कल जो अपना अहंकार फिर दिखाया, आप देखेंगे कारगिल दिवस पे कारगिल गए वहां पे और शुरू हो गए वो विपक्ष कांग्रेस की आलोचना में। मतलब अगेन वही कि पुरानी आदतें, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, बहुत देर से मरती है। मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जैसा व्यक्तित्व जो है वो झुकेगा नहीं, टूट भले ही जाए। इस तरीके अहंकार की इतनी ज्यादा परिमाण में उनके अंदर अहंकार है, इतना ज्यादा क्वांटिटी में, कि वो टूट जाएंगे भले ही। मतलब परास्त होना पसंद करें शायद, कि कुछ भी कोई भी एक्सट्रीम स्टेप ले लें, लेकिन दबेंगे ये मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो अभी रेजिस्टेंस तो पूरी दे रहे हैं। भाई योगी का मामला 50 दिन से बता रहे हैं, ऊपर हो गया अभी तक चलते हुए, लेकिन अभी तक इधर से खुराफातों में कमी नहीं आई है। उधर से योगी की रेजिस्टेंस जारी है, लेकिन इन्होंने भी हार नहीं मानी है, चल रहे हैं अभी भी। और योगी को तो कब से हटाने की काम चल रहा है इनके यहाँ, लेकिन अब जिस तरीके से एक्सपीडाइट इन्होंने कर रखा है, उसके दबाव में अभी भी योगी जी के आए नहीं है। मणिपुर के मामले में देख लीजिए, किसी का दबाव माना इन्होंने? नहीं माना, नहीं गए तो नहीं गए और न जाएंगे भी नहीं। तो जो चीजें इनके दिमाग में है कि भाई जो मुझे नहीं करना है तो फिर नहीं करना है। अब जैसे दो राज्यों को स्पेशली दे दिया कि भाई जो स्पेशल ट्रीटमेंट इन्होंने दे दिया, बाकी राज्यों को अगर नहीं देना है तो बस फिर नहीं देना है। वो उनका ये आगे भी चलेगा और जब तक चलेगा चलाएंगे, और उसके बाद अगर इनको लगेगा कि ये तो नहीं चल रहा है तो फिर हो सकता है राष्ट्रपति बन जाए। उसके बाद वो ये और कोई संभाल लो आके, मैं तो राष्ट्रपति बन गया हूँ, इम्यूनिटी मिल जाएगी, आराम से बुढ़ापा कट जाएगा। जी 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 बहुत सारी प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। गुमान सिंह राजपूत जी कह रहे हैं, प्रेम कुमार जी बिल्कुल ही दबाव नहीं है, लेकिन मोदी के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसने हमेशा तानाशाही की राजनीति की है। बाकी मैं जब से देख रहा हूं तब से गठबंधन की राजनीति ऐसी ही होती है। ये आपका जरूर मानना है, आपकी सोच का हम स्वागत करते हैं। अरविंद त्यागी जी कह रहे हैं, विधि का विधान आजकल आपस की बातचीत में विधि नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, विधि जी होके जवाब दे रहे हैं। अरविंद त्यागी जी लिख रहे हैं, प्रेम सर अभी 11 नहीं बजे हैं, जब मैं दबाव की बात कर रहा था
टाइमिंग की बात कर रहा था, टेस्ट और वनडे और 2020 की बात कर रहा था, तो उसके जवाब में इन्होंने लिखा है। और विधि जी लिख रहे हैं, प्रेम जी सर कल आपने 10 से प्रोग्राम किया था, लगभग 1200 लोग जुड़े थे। हाँ बिल्कुल, वो 27,000 लोगों ने कल वाले कार्यक्रम को देखा, और उसमें टाइमिंग फैक्टर नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम आमतौर पर चर्चा को 1 घंटे में समेट देने की इच्छा रखते हैं, और इनडेफिनेट टाइम तक कोई प्रोग्राम नहीं हो सकता। मीनू मैम, मोदी टूटेगा भी और झुकेगा भी, वक्त का पहिया घूम रहा है। संजय सहगल जी कह रही हैं। अरविंद त्यागी जी लिख रहे हैं कि संजय सहगल जी, हमने तो सुना था वक्त की गाड़ी होती है, पहिया नहीं। तो मोदी और राहुल गांधी को एक साथ बिठाकर छोटे से छोटे बच्चों से भी पूछिए कि इन दोनों ही नेता में से मिलनसार शालीन कौन है, तो वह भी बता देंगे। कुमार सिंह राजपूत जी कह रहे हैं। और सुमित कुमार जी लिख रहे हैं, प्रेम जी सर शुरुआत तो मंदिर से ही हुआ था। चौकसी नीरव को केरल के पद्मनाभन टेम्पल का सदियों पुराण अरबों रुपयों का खजाना, और न जाने कितने सारे साउथ इंडिया के मंदिरों से मूर्ति सोना निकलवाया गया। ये अपनी टिप्पणी निश्चित रूप से दे रहे हैं, लेकिन बात कहीं पर आकर निर्णायक मोड़ पर आती है। अब केदारनाथ का मामला बड़ा होता दिख रहा है, और मीनू जी बता रही हैं कि वहां संकेत मिल रहे हैं कि मुख्यमंत्री भी बदला जा सकता है। तो ये सारी चीजें सामने है। शंकराचार्य बोल रहे हैं, मुद्दा बड़ा हो रहा है। शंकराचार्य अगर शासन पर प्रश्न उठा रहे हैं तो हर हिंदू का चौंकना कम से कम बनता है, और ये सारी परिस्थितियां बन रही हैं। तो भयंकर दबाव में नरेंद्र मोदी हैं, और आपके दर्शकों की प्रतिक्रिया ले कि वो दबाव में आते हैं या नहीं, ये दबाव में आकर कैसे रिएक्शन करते हैं, तानाशाही वाला रिएक्शन करते हैं या कुछ और करते हैं, ये सब हम देखने के लिए बैठे हैं। आगे जरूर देखेंगे। आज की चर्चा को विराम देने का वक्त। आप सबका बहुत बहुत आभार, सुरेंद्र दुबे सर, मीनू जी और आप तमाम दर्शकों का निश्चित रूप से प्रणाम। इंडिया को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए और हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद। शुभ रात्रि।